नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एंडोस्पर्म्स एंड देयर टाइप्स, भ्रूणपोष और उसके प्रकार के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भ्रूणपोष है क्या और ये कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण आवृतबीजी पादपों में निषेचन के ठीक बाद होता है। इसका निर्माण द्विनिषेचन की क्रिया के दौरान द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के त्रिक संलयन, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, के फलस्वरूप बनने वाली प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है, जो एक त्रिगुणित संरचना है। देखिए, आपने द्विनिषेचन के बारे में पूर्व में पढ़ा होगा। ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, ये डायग्राम एक भ्रूण कोश का है, एम्ब्रायोसेक का है, और इसमें आप ये वाली संरचना अगर आप देखें तो ये संरचना है द्वितीयक केंद्रक, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस एक नर युग्मक, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये स्ट्रक्चर, ये नर युग्मक है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक जब एक नर युग्मक से मिलता है तो इसके मिलने से जो संरचना बनती है उससे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और यही प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाती है एंडोस्पर्म। यहाँ मैंने आपको एक समीकरण के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि जब एक नर युग्मक एक द्वितीयक केंद्रक के साथ त्रिक संलयन करता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। त्रिक संलयन मतलब 3 केंद्रकों का संलयन। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो द्वितीयक केंद्रक में पहले से ही 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इसमें एक नर युग्मक जब जुड़ जाता है तो ये कुल 3 केंद्रक हो जाते हैं। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक हो जाते हैं। इसीलिए इस क्रिया को 3 केंद्रकों के जुड़ने की इस क्रिया को हम त्रिक संलयन कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये द्वितीयक केंद्रक में एक नर युग्मक जुड़ गया और अब ये जो कोशिका बन गई जिसमें 3 केंद्रक हैं, इसको हम नाम देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और इस केंद्रक को हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 3n होती है, अर्थात यह कोशिका कैसी है? त्रिगुणित कोशिका है, क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रक जुड़े हैं। अतः आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना है। तो ये स्पष्ट आप समझ लीजिए मुख्यतः कि भ्रूणपोष एंडोस्पर्म जो है वो आवृतबीजी पादपों में हमेशा त्रिगुणित संरचना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई पौधे ऐसे भी हैं जिनमें ये त्रिगुणित नहीं होता, अगुणित भी होता है, पंचगुणित भी होता है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ इतना एक पॉइंट जरूर समझ लीजिए कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। ये नीट के कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप है, उनमें सामान्यतः कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये किससे मिलकर के बना है? द्वितीयक केंद्रक, जिसमें पहले से 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं और एक नरयुग्मक। जब नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में त्रिक संलयन करते हैं, त्रिक संलयन करते हैं, इनमें 3 केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो संरचना बनती है उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, और इसी कोशिका से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसलिए आवृतबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष है वो एक त्रिगुणित संरचना है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उसमें यह संरचना हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। अब देखिए, भ्रूणपोष भ्रूण के चारों ओर एक पोषक परत बनाता है। भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण के चारों ओर एक पोषक परत बनाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि भ्रूण क्या है? देखिए, भ्रूण का निर्माण युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है उसके द्वारा होता है। अब भ्रूण का निर्माण युग्मनज द्वारा होता है, ये युग्मनज क्या है? तो देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि द्विनिषेचनी क्रिया के दौरान जब द्वितीयक केंद्रक नरयुग्मक से मिलता है तो उससे जो त्रिगुणित संरचना बनती है उससे एंडोस्पर्म बना, ये मैंने आपको भी बताया। उसी क्रिया के दौरान, द्विनिषेचन क्रिया के दौरान ही जब एक मादा अंड एक नरयुग्मक से मिलता है तो उससे जो द्विगुणित संरचना बनती है उसको हम युग्मनज कहते हैं, और ये युग्मनज निर्माण करता है भ्रूण का, और इसी भ्रूण के चारों ओर ये एंडोस्पर्म एक पोषक परत के रूप में पाया जाता है। क्योंकि ये पोषक परत है भ्रूणपोष, अतः इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जो पोषक पदार्थ हैं वो संचित भोजन के रूप में रहते हैं।
ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आप अगर देखें तो ये बीज की जो संरचना आप देख रहे हैं, ये एक भ्रूण है, एक एम्ब्रायो है और इस भ्रूण के चारों ओर ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो लेयर है, ये किसकी है? एंडोस्पर्म की है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कैसे भ्रूण के चारों ओर ये भ्रूणपोष पाया जाता है। यह बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जो बीच में आपको एक भ्रूण दिखाई दे रहा है, एम्ब्रायो दिखाई दे रहा है, इसी से पत्तियां, तना, जड़ बनेंगी। तो ये बढ़ते हुए भ्रूण को जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो देने का काम ये एंडोस्पर्म करता है। भ्रूण और भ्रूणपोष बाद में मिलकर क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। कुछ बीज में इस पोषक स्तर का पूर्ण अवशोषण भ्रूण द्वारा कर लेने से बीज में यह स्तर समाप्त हो जाता है और ऐसे बीजों को हम अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा इस डायग्राम में आपने देखा कि बीच में भ्रूण है और भ्रूण के चारों ओर क्या है? भ्रूणपोष है। और हमें ये भी पता है कि ये भ्रूण अपने पोषण के लिए, अपनी वृद्धि के लिए इस पोषक स्तर से ऊर्जा को या पोषण को प्राप्त करेगा। कभी-कभी क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें ये भ्रूणपोष पूरी तरीके से भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पूरे के पूरे भ्रूणपोष को जो बढ़ता हुआ भ्रूण है, वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसीलिए ऐसे बीजों में ये जो भ्रूणपोष है, ये दिखाई नहीं देता और ऐसे बीजों को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषी बीज। जबकि कुछ बीज ऐसे हैं जिनमें भ्रूण द्वारा इस पोषक परत का पूरा अवशोषण नहीं किया जाता, अतः भ्रूण के बाहर भ्रूणपोष स्तर पाया जाता है और ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, ये एंडोस्पर्मिक सीड का है जिसमें भ्रूणपोष मौजूद है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए भ्रूणपोष की लेयर मौजूद है और ये डायग्राम दिखाया गया है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, अभ्रूणपोषी बीज का, जिसमें बढ़ते हुए भ्रूण ने क्या किया है? पूरे के पूरे भ्रूणपोष को अवशोषित कर लिया है और अब बीज में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म नामक कोई भी स्तर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भ्रूण और भ्रूणपोष मिलकर के फाइनली क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। कुछ बीजों में क्या होता है? भ्रूण जो होता है अपनी वृद्धि के दौरान पूरे पोषक स्तर को, पूरे भ्रूणपोष को अवशोषित कर लेता है और बीज में यह स्तर समाप्त हो जाता है। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। आप एग्जाम्पल मटर, सेम, चना आदि ले सकते हैं। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जहाँ पे भ्रूण इस पोषक परत का पूरा अवशोषण नहीं करता, अतः ऐसे भ्रूण के बाहर ये भ्रूणपोष लेयर पाई जाती है। तो ऐसे बीजों को जिसमें भ्रूणपोष की लेयर पाई जाएगी, उन्हें हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे मक्का है, गेहूं है, धान है, नारियल है, आपका ऑर्किड है, सेगिटेरिया है, अरंडी है, इन सब में जनरली ये भ्रूणपोष लेयर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, एक कहलाता है कोशिकीय भ्रूणपोष और एक कहलाता है हेलोबियल भ्रूणपोष। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बारंबार विभाजन होता है, किंतु विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन तो होता है, किंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। देखिए, ये जो कोशिका दिखाई गई है, ये एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। और यह कोशिका एक त्रिगुणित कोशिका है, जिसका निर्माण मैंने अभी आपको बताया, द्विनिषेचनी क्रिया के दौरान जब द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से मिलता है तो त्रिक-संलयन, ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया होती है और उस कारण से ये कोशिका बनती है। तो इसका जो केंद्रक है, ये कैसा है? 3n है, त्रिगुणित केंद्रक है और इस कोशिका में कई विभाजन होंगे। खासियत यहाँ पे क्या होगी कि विभाजन तो होंगे, लेकिन वो विभाजन केवल केंद्रक का होगा, कोशिका द्रव्य का नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका का जब भी विभाजन होता है तो 2 भागों में होता है। पहले विभाजन में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति बनती है। लेकिन इस कोशिका में जो विभाजन होंगे, वो कई विभाजन होंगे, बारंबार विभाजन होंगे, लेकिन ये विभाजन केवल किसका होगा? केंद्रक का होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। तो आइए डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, ये पहला विभाजन हुआ और इसमें आप देखिए कोशिका एक ही है, क्योंकि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, केवल विभाजन किसका हुआ है? केंद्रक का हुआ है। तो एक केंद्रक से आपके कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक आपके बन गए।
इस प्रकार कई मुक्त केंद्र के विभाजन होने से हजारों केंद्र बन जाते हैं जो भ्रूणपोष की परिधि में फैल जाते हैं व मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। अब देखिए क्या होता है, इस कोशिका में इस प्रकार से कई विभाजन होंगे और हर विभाजन में क्या होगा, केंद्रक तो विभाजित होगा लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा और इस प्रकार से हजारों केंद्रक बन जाएंगे जो कोशिका की परिधि में जाके फैल जाएंगे। अब यहाँ मैंने एक टर्म लिखी है मुक्त केंद्रक, फ्री न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियस हमने इसलिए कहा है क्योंकि इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इसका केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता तो हर केंद्र के पास अपना कोशिका द्रव्य होता और हर केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता। तब ये केंद्रक स्वतंत्र नहीं होते इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। लेकिन अभी इनके बाहर केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, कोशिका भित्ति नहीं बनी है, तो ये सारे के सारे केंद्रक क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक इसी बीच मध्य में आप देखिए एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है और इस कारण से सारे के सारे केंद्र कहाँ चले गए, परिधि में चले जाते हैं। अंत में कोशिका द्रव्य का विभाजन परिधि से केंद्र की ओर होने से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिससे भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। अब देखिए हजारों केंद्रक बनने के बाद अब इस कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होगा और अब जब कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होगा, हर कोशिका के बाहर, हर केंद्रक के बाहर जब कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा तो कोशिका भित्ति बननी शुरू होगी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति परिधि से केंद्र की ओर बनेगी। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहूं तो ये परिधि से केंद्र की ओर, इस प्रकार से आपकी कोशिका भित्ति बनेगी। परिधि से केंद्र की ओर हर केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब जो पीईसी कोशिका थी उस कोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं। आप इस डायग्राम में देखिए बीच में रिक्तिका मौजूद है और हर केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति बन गई। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ बन गई। अतः केंद्रकीय भ्रूणपोष आंशिक रूप से कोशिकीय होता है। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है ये आंशिक रूप से कोशिकीय भी होता है। नाम केंद्रकीय है अर्थात बहुत सारे केंद्र, लेकिन आंशिक रूप से कोशिकीय भी है। इस डायग्राम से आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे केंद्र की केंद्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, केवल केंद्र की है। लेकिन अंतिम समय में इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और फिर क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई और इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इस समय अगर आप इस भ्रूणपोष को देखें तो ये कोशिकीय हो गया। इस समय अगर आप इस भ्रूणपोष को देखें तो ये क्या क्या कहलाएगा, केंद्रकीय कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में दोनों अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, इसलिए आंशिक रूप से कैसा होता है, कोशिकीय भी होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लेंगे नारियल। नारियल में भ्रूणपोष दोनों अवस्थाओं में होता है, कोशिकीय अवस्था में भी होता है और केंद्र की अवस्था में भी होता है। नारियल के अंदर जो पानी होता है जिसको हम नारियल दूध कहते हैं वो क्या है, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। जबकि नारियल की जो सफेद गिरी हम खाते हैं वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो आप देखिए नारियल में दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष भी जो तरल पानी के रूप में होता है और कोशिकीय भ्रूणपोष भी जो सफेद गिरी के रूप में होता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है जो लगभग 56% पादप कुलों में पाया जाता है और इसके मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे सिट्रस है, कैलोट्रोपिस है, इन सब में ये केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 56% पादपों में यही भ्रूणपोष होता है क्योंकि ये बहुत ही साधारण और सिंपल प्रकार का भ्रूणपोष है। अब हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म की, कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय एंडोस्पर्म क्या है। देखिए लगभग 26% पादप कुलों में इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है और इस एंडोस्पर्म के निर्माण में आप देखिए इसमें होता क्या है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है उसमें कई विभाजन होते हैं, बारंबार विभाजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर विभाजन के दौरान केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, इसलिए हर विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका दिखाई गई है, पहला विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप दो केंद्रक बने और साथ साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन गई। देखिए दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बन गई, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। अब इसी कोशिका में जब दूसरा विभाजन होगा तो ऊपर वाली कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक कोशिका दो कोशिका, और नीचे वाली कोशिका से भी दो कोशिका बन जाएंगी, एक कोशिका दो कोशिका। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें चार कोशिकाएं दिखाई दे रही है, 1 2 3 4।
और ये 4 कोशिकाएं क्यों बनी? क्योंकि हर विभाजन के बाद केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। और इस प्रकार से ये अंतिम डायग्राम में अगर आप देखें तो 8 कोशिकीय भ्रूणपोष आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा भ्रूणपोष है जो पूर्णतः सेलुलर है, पूर्णतः कोशिकीय है। इसमें आप हर विभाजन के बाद देखें, आपको कोशिका दिखाई देंगी। कोशिका द्रव्य और केंद्र का विभाजन होने के कारण से कोशिकाएं बनती दिखाई देंगी, इसलिए यह पूर्णतः क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। धतूरा, एडोक्सा, मैंगोनेलिया आदि में इस प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष, जो अंतिम भ्रूणपोष है। ये क्या है, समझ लेते हैं इसके बारे में भी। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में होने वाले प्रथम विभाजन के दौरान तो केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, किंतु उसके बाद होने वाले हर विभाजन में केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। देखिए इसमें क्या होता है हेलोबियल भ्रूणपोष में, इसमें जो पीईसी कोशिका है, जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, इसमें जो पहला विभाजन होगा, जो फर्स्ट डिवीजन होता है, उसमें केंद्रक का विभाजन भी होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होगा। हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए आप, पहला विभाजन कैसा हुआ? केंद्रक का विभाजन भी हुआ और कोशिका भित्ति का निर्माण भी हुआ, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हुआ। और ऐसा विभाजन जब दोनों विभाजन एक साथ हो, कोशिका का केंद्र का विभाजन भी हो और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो, तो ऐसा विभाजन हमने कहाँ देखा था? कोशिकीय भ्रूणपोष में देखा था। कोशिकीय भ्रूणपोष में ऐसा ही विभाजन हुआ था जिसमें केंद्र के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हुआ। लेकिन बाद में पहले विभाजन में तो केंद्रक का विभाजन भी हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हुआ, लेकिन उसके बाद जितने भी विभाजन होंगे उनमें केवल केंद्रक का विभाजन ही होता है। अब इसके बाद देखिए जितने भी विभाजन होंगे उसमें केवल केंद्रक का विभाजन ही होता है। देखिए आप, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई थी। अब उसके बाद जो विभाजन हो रहे हैं उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, अतः कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। और दोनों कोशिकाओं में अलग-अलग देखिए आप, बहुत सारे केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस केंद्रक के विभाजन से ये बहुत सारे केंद्रक बन गए और इस नीचे वाली कोशिका के केंद्र के विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ऊपर वाले कोष्ठ को हम बीजांड द्वारी प्रकोष्ठ कहते हैं और नीचे वाले कोष्ठ को हम निभागीय प्रकोष्ठ कहते हैं, क्योंकि ये निभाग की ओर रहता है और ये बीजांड द्वार की ओर रहता है। तो अगर हम देखें तो ये जो हेलोबियल भ्रूणपोष है, ये वास्तव में केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि पहला जो विभाजन हुआ वो कैसा है? कोशिकीय प्रकार का है। इस समय ये कैसे लक्षण प्रतीत कर रहा है? एक कोशिकीय भ्रूणपोष के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि विभाजन के दौरान इसमें केंद्र का विभाजन भी हुआ और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो विभाजन हुए उसमें ये कैसा प्रतीत हो रहा है? केंद्रकीय भ्रूणपोष के समान, क्योंकि केवल केंद्र का विभाजन हो रहा है और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसे केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था मानते हैं। लगभग 17% पादप कुलों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और जनरली जितने मोनोकॉट्स होते हैं, एकबीजपत्री होते हैं, चाहे आप मक्का कहें, चाहे आप धान कहें, चाहे आप गेहूं कहें, उन सब में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म से ही संबंधित कुछ अन्य टर्म्स पर, जिनको अक्सर मेडिकल या बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। और इसी में हम पहले बात करते हैं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म की। क्या है ये र्यूमिनेट एंडोस्पर्म? ऐसा भ्रूणपोष जिसकी सतह एक समान नहीं होती, अर्थात जिसकी सतह पर अनेक उभार या खांचे पाई जाती हैं, ऐसे एंडोस्पर्म को हम कहते हैं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। और ये जनरली रूबिएसी, पाल्मेसी या एनोनेसी कुल में पाया जाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए ये जो भ्रूणपोष है, ये जो एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, आप देखिए इसमें कई खांचे आपको दिखाई दे रही हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखिए, ये देखिए आपको कई खांचे दिखाई दे रही हैं। तो इसका जो एंडोस्पर्म है ये एक समान नहीं है, इसमें अनेक उभार या खांचे आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम नाम देते हैं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। और इसी में एक और एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। क्या है ये मोज़ेक एंडोस्पर्म? इसमें जो भ्रूणपोष होता है वो समरूपी नहीं होता, एक समान नहीं होता और इसमें विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा मक्का में। देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये मक्के का एक सीड दिखाया है। और अगर आप देखें तो इसका एंडोस्पर्म आप देखिए, ये जो एंडोस्पर्म का ये भाग है ये बिल्कुल सफेद है और ये जो है आपको हल्का मटमैला टाइप का दिखाई दे रहा है। या आप इस डायग्राम को भी देखें तो इसमें जो एंडोस्पर्म है आपको ये हल्का पीला और जो बाहर है थोड़ा सा हल्का काला रंग लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एंडोस्पर्म एक समान नहीं है, एक समान नहीं दिखा। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये एक समान एंडोस्पर्म नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं अलग से। आप देखिए इतना हिस्सा अगर आप देखें, ये वाला हिस्सा जो है आपको
मटमैला टाइप का दिखाई दे रहा है, बदरंगी टाइप का दिखाई दे रहा है, और जबकि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूरा हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो समरूपी नहीं है, विभिन्न रंगों के धब्बों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मक्का। अब इसी में हम बात करते हैं एल्यूरोन लेयर की, जिसे हम एल्यूरोन परत भी कहते हैं। ये परत क्या है? देखिए, ये परत जो होती है सामान्यतः अनाज के दानों में, अनाज के दाने मतलब जो ग्रैमीनी कुल है उस कुल के बीजों में पाई जाती है। और ये है क्या, ये भ्रूणपोष के बाहर एक लेयर है जो काफी मोटी होती है, और इसमें कभी कभी कुछ गर्तें, पिट्स भी पाए जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया, ये आपका एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, और इसके चारों ओर आप देखिए पिंक कलर से जो लाइन खींची गई है, ये इसकी बाहरी परत जो है, एक मोटी बाहरी परत है, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्यूरोन कहते हैं। और इस एल्यूरोन में क्लियर आपको बीच बीच में देखिए गर्त भी दिखाई दे रही है, आपको पिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो परत है, बाहरी परत, यही कहलाती है क्या, आपकी एल्यूरोन परत। और इस परत का काम क्या है? देखिए, इस परत का काम यह है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का स्रावण करती है, और ये जो एंजाइम होता है, ये इस भ्रूणपोष के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करता है, उनको तोड़ देता है, उनका पाचन कर देता है। तो ये काम किसका होता है, एल्यूरोन लेयर का, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर जब भोजन का पाचन होगा तभी वो भोजन एक बढ़ता हुआ एम्ब्रायो, भ्रूण एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये भोजन का पाचन ही नहीं होगा, ये भोजन टूटेगा ही नहीं, तो भ्रूण इस पोषक पदार्थ का अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस लेयर का कि ये संचित भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। और इसीलिए हम इसे परिधीय, पेरिफेरी एंडोस्पर्म या परिधीय भ्रूणपोष के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ अपवाद हैं एंडोस्पर्म से लेकर, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, जनरली जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें जो ये एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आवृतबीजी पादपों में जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो हमेशा त्रिगुणित संरचना है, जिसको हम 3n से दिखाते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे ओइनोथीरा, इसमें जो एंडोस्पर्म होगा वो द्विगुणित होगा। फ्रिटिलेरिया आप देख लीजिए, जिसमें गुणसूत्र आपके जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा, 5n पंचगुणित होगा। और पेपरोमिया एक आपका पादप है जिसमें गुणसूत्र कितने दिखाए गए हैं, 9n दिखाए गए। तो एंडोस्पर्म जनरली आवृतबीजी पादपों में कैसा होता है, 3n होता है, त्रिगुणित होता है। लेकिन ओइनोथेरा में कैसा होता है, द्विगुणित। फ्रिटिलेरिया में कैसा होता है, 5n से दिखाते हैं, और पेपरोमिया में 9n से दिखाते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी पादप है, उनमें हमेशा एंडोस्पर्म अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एंडोस्पर्म के बारे में और उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में आवश्यक जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।